चलो तो इसमें सेक्शन डी पार्ट 1 D1 बी ऑन द ऑप्शन। हाँ D1 का बी। D1 का भी एटलीस्ट 3 ऑफ देम आर इन द रॉन्ग इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पे देखो कितने इन्वॉल्व्स है, 5 5 लेटर्स 5 इन्वॉल्व, एटलीस्ट 3 ऑफ देम आर, मतलब 3 रॉन्ग और 2 कैसे होने चाहिए करेक्ट, है ना। 2 लेटर अपने करेक्ट इन्वॉल्व में जाएंगे, 3 रॉन्ग में जाएंगे। फिर उसके बाद ये बताओ 4 रॉन्ग एंड 1 करेक्ट, ये पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि वहां पे एटलीस्ट बोला गया है ना। और उसके बाद पांचों के पांचों रॉन्ग इसमें, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 3 अगर रॉन्ग में जा रहे हैं तो डी अरेंजमेंट ऑफ 3। लेकिन जो ये करेक्ट में जाने वाले 2 हैं, हमें पता नहीं कौन से 2 है, तो वो हमें 5C2 तरीके से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड करेक्ट में अगर उनको जाना है तो वो एक ही तरीके से जा पाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, और ये जो करेक्ट वाला है पहले वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो अपने करेक्ट करस्पॉन्डिंग एनवलप में जाएगा। यहाँ पे डी अरेंजमेंट ऑफ 5, डी अरेंजमेंट ऑफ 3 शायद 2 होता है, ये यहाँ पे 10, ये वाला कितना 9 होता है, ये 5, और डी अरेंजमेंट ऑफ 5 शायद कितना 44 ही होता है ना। यस सर 44 हाँ 44 20 प्लस 45 प्लस 44, तुम्हारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 119, यही दिया है क्या, 109 109 आता है। यस ऐड सर हो रहा है, यस हाँ सर 109 सही है, ठीक है 109। सर D2 हाँ बोलो। सर वो 4 रॉन्ग और 1 करेक्ट है, तो सर वो 4 रॉन्ग में जाएगा तो जो बचा हुआ 1 होगा वो तो डायरेक्टली रॉन्ग में ही जाएगा ना। हाँ मैं मारूंगा तेरे को पकड़ के, तुम लोग अंग्रेजी की ऐसी तैसी कर देते हो, थोड़ा सोचते भी नहीं हो। वो केस कौन सी थी जो हमारी नहीं बन सकती थी, 4 करेक्ट और 1 रॉन्ग, ये वन वाली रॉन्ग केस यहाँ पे नहीं बन सकती है। अगर मान लो 4 अपने करस्पॉन्डिंग सर इसमें जा रहे हैं, तो बचा हुआ जो है वो भी अपने करस्पॉन्डिंग इसमें ही जाएगा ना, तो ये वाली केस नहीं बन सकती, ये तो बनेगी, ठीक है। यस सर यस तो तुम थोड़ा सा, ठीक। यस अच्छा हम अंग्रेज नहीं हो, तो अबे अंग्रेज ने थोड़ा सा सोच तो सकता है, क्या अकल से पैदल है नचिकेत, इतना तो बता ही सकता है ना, आइडेंटिकल के लिए 2 होना जरूरी है। अगर 5 वहां पे चीजें है, मतलब 5 लीटर्स 5 इन्वॉल्व, 4 करेक्ट में जा रहे हैं तो 5 वो अपने आप करेक्ट में ही जाएगा, ये तो सोच सकता है ना। D3 D2 यस सर D2 ये तो अपन ने क्लास में किया है क्वेश्चन रे, ऐसा ही क्वेश्चन सर सेम क्लास में। ऑब्सेंट था सर इसमें, हाँ ऑब्सेंट था मैं। अब्सेंट थे क्या, यस सर ओके। कब किया है वैसे, ये लास्ट लेक्चर में ही हुआ है या उसके पहले वाले में, ठीक है। तो उसके यहाँ पे पहले देखो, वाले लास्ट पहले में सर। तो हम क्या करेंगे, -T1 y की जगह पे -T2 एंड z की जगह पे -T3 पुट कर देंगे, तो ये T1 प्लस कितना आ जाएगा 12। लेकिन यहाँ पे निगेटिव बोला गया था, तो ये जो T1 होगा हमारा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो x निगेटिव आएगा। अगर इसको हमने 1 या 1 से बड़ा लिया तो T2 भी कैसा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा है, T3 भी। फिर उसके बाद इसमें लोअर लिमिट हमें क्या करनी होगी, 0, उसके बाद तो कर सकते हो। यस सर फिर उसके बाद D3 D4 यस सर D4 यस सर D4, ठीक है। D4 में देखो क्या बोला जा रहा है, in how many ways it is possible to divide 6 identical green, 6 identical blue and 6 identical red among 2 persons such that
ईच गेट्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ईच गेट्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये देख लो टोटल यहाँ पे कितने एटम्स है अब, 18. 6 ग्रीन, 18 6 ब्लू एंड 6 रेड। अब इक्वली बांटने हैं तो दोनों के पास कितने जाएंगे, 9, 9. 9, 9 है ना। मान लो पहले वाले के पास जो 9 जा रहे हैं वो हमें इन 18 में से सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना, करने पड़ेंगे। Yes. तो देख लो मल्टीनोमियल का पहला एप्लीकेशन क्या था, पी अलाइक, क्यू अलाइक एंड आर अलाइक में से या टी अलाइक में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, यही तो उसका पहला एप्लीकेशन था। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है। पहले वाले पर्सन को जो हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देने हैं वो कितने देने हैं, 9। किसमें से, ये 6 आइडेंटिकल ग्रीन, 6 आइडेंटिकल ब्लू एंड 6 आइडेंटिकल रेड में से। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीनोमियल लगा के कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 ढूंढना होगा। इक्वली बांटने तो पहले वाले के पास 9 ही जाने चाहिए। अब उसके पास इन ग्रीन में से 0 ग्रीन जा सकते हैं, 1 ग्रीन जा सकता है, 2 जा सकते हैं, या तो 6 के 6 ग्रीन। सेम ऐसा ही ब्लू के लिए होगा, ऐसा ही रेड के लिए होगा, तो इसका क्यूब। तो ये 1 माइनस एक्स की पावर 7 का क्यूब एंड 1 माइनस एक्स की पावर -3। इसमें x की पावर 9 का कोएफिशिएंट ढूंढना है तो दो केसेस, x की पावर 0, x की पावर 9, यहाँ पे x की पावर 7 एंड x की पावर 2, इसके बाद पावर 4। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस सर। एक मिनट, अब आ रही है क्या, सर आवाज ब्रेक हो रही। अभी भी यस ब्रेक सर। हो रही है। अभी आ रही है। हाँ, ठीक है। तो ये दिख तो रहा है ना सामने जो लिखा हुआ है। यस सर। यहाँ पे क्या था, मल्टीनोमियल का पहला एप्लीकेशन देखो, पी अलाइक, क्यू अलाइक एंड टी अलाइक में से एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था। अब यहाँ पे लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की, हमारे पास 6 ग्रीन, 6 ब्लू एंड 6 रेड बॉल्स है, आइडेंटिकल है ना, सेम कलर के आइडेंटिकल है। अब उसमें से वो हमें दो लोगों में इक्वली बांटने हैं। तो पहले आदमी के पास जितने जाएंगे वो कितने जाएंगे, 9 जाएंगे। तो पहले वो 9 हमें सेलेक्ट सर करने फिर से पड़ेंगे ब्रेक ना। हो रही सर है। फिर से अटक रहा है। अरे एक मिनट चलो। अब आ रही है। यस सर। यस सर। एक मिनट। तो यहाँ पे देखो कि हमें ये 6 ग्रीन, 6 ब्लू एंड 6 रेड बॉल्स को बांटना है दो लोगों में, ठीक है, ताकि एक के पास 9 और दूसरे के पास 9 जा सके। तो एक के पास जो 9 ऑब्जेक्ट जाने वाले हैं या 9 बॉल्स जाने वाले हैं, पहले हमें उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीनोमियल लगेगा, ये तो दिखना ही चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि मल्टीनोमियल का पहला एप्लीकेशन। तो हमें 9 बॉल सेलेक्ट करने हैं पहले आदमी को देने के लिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9, इसमें से अरे नितिन कहाँ दिख रहा है रे तुम्हें, यहाँ पे x³ कॉमन आएगा, ये x की पावर 0 है, ठीक है, कहाँ से कॉमन ले सकते हो।
फिर से थोड़ी ब्रेक हो रही होगी अब। यस सर। क्या नेटवर्क का करना। अब आ रही है? यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हमें x की पावर 9 ढूंढना था, तो ये दो केसेस बनते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर लिख लेना। अब ये बताओ, पहले वाले को अगर हमने 9 दे दिए तो बाकी बचे हुए अपने आप किसके पास चले जाएंगे? दूसरे वाले के दूसरे के पास। तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर? यस ठीक है, उसके बाद D3 हो गया, D6 कितना 4 था ये, D5, D6, यस D6 सर। में कौन सा? थर्ड और थर्ड। थर्ड। थर्ड में क्या है, बॉल्स आर डिफरेंट एंड बॉक्सेस आर आइडेंटिकल। अच्छे से देखो एक बार, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, यही वाला क्वेश्चन यस सर। क्लास में करवाया था। वहां पे ग्रुपिंग में भी देखना, जब मान लो जैसे पहले वाले का आंसर लिखते, बॉल्स एंड बॉक्सेस आर डिफरेंट, कितने बॉल्स है? 5 बॉल्स placed in 3 boxes in how many different ways such that no boxes remain empty। तो पहले केसेस बना लेते, क्या क्या बनेंगे, 1 1 3 एंड 1 2 2, ठीक है। अगर बॉल्स डिफरेंट है तो ग्रुपिंग यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। एंड अगर बॉक्सेस भी डिफरेंट रहेंगे तो उनमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 3 फैक्टोरियल तरीके से। अगर बॉक्सेस भी डिफरेंट रहेंगे तो, ठीक है, ये तो ग्रुपिंग हो गई। फिर अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, बॉक्सेस डिफरेंट है, तो वो 3 फैक्टोरियल तरीके से। यहाँ पे भी ये पहले का आंसर। दूसरे में बॉल्स आइडेंटिकल, बॉक्सेस डिफरेंट, तो इसमें क्या यूज करेंगे, फिक्टिशियस या मल्टीनोमियल, क्योंकि बॉल्स आइडेंटिकल है ना। कितने बॉल से? 5। मान लो पहले बैग में जा रहे x1, दूसरे में जा रहे x2, तीसरे में जा रहे x3, इन सब का सम कितना? 5 आना चाहिए। अब इसमें x1 के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है? नो बैग एम्प्टी है ना, तो हर एक में एटलीस्ट एक बॉल तो जाना ही चाहिए। तो इसमें लोअर लिमिट को 0 कर लो, ठीक है, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक। सेकंड। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है, बॉल्स डिफरेंट है लेकिन बॉक्सेस आइडेंटिकल है, तो उसका जो आंसर आएगा इंटू 1, क्योंकि इन ग्रुप्स का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बॉक्सेस आइडेंटिकल होने की वजह से वो एक ही तरीके से हो सकता है। सेम 5 फैक्टोरियल अगले वाले का जो आंसर अगले केस का वो ये रहा, ठीक है, और इधर 1 ही आएगा यहाँ पे भी। एंड फोर्थ में क्या है, बॉल्स एज वेल एज बॉक्सेस आर आइडेंटिकल। अब बॉल्स भी आइडेंटिकल है, बॉक्सेस भी आइडेंटिकल है, तो उसमें बस जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है बांटने की, जैसे ये किए 1 1 3 1 2 2, तो 2 आंसर है उसका। अरे सेकेंड पार्ट में इसलिए पता चला बेटा क्योंकि वो आइडेंटिकल है। क्या पढ़ते हो तुम लोग रे, क्या क्लास नोट्स रिवाइज करते हो, ठीक है।
थर्ड में 2 फैक्टोरियल, हाँ हाँ वो ठीक है, थर्ड में नीचे समझ जाओ ना, यही तो लिखा है यहाँ पे। हाँ इंटू, बाद में मेन तो ये चीज थी, इंटू 1 होगा क्योंकि बॉक्सेस कैसे आइडेंटिकल। सर वो फोर्थ एक बार एक्सप्लेन करो ना। फोर्थ में बॉक्सेस एंड बॉल्स आइडेंटिकल है ना, दोनों चीजें आइडेंटिकल है, तो हम क्या करेंगे, नो बॉक्स एम्प्टी, उसकी पॉसिबिलिटी मतलब ये वाली पॉसिबिलिटीज ढूंढ लेंगे, और जितनी पॉसिबिलिटीज होगी उतना उसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटीज है, जिस तरीके से नो बॉक्स एम्प्टी आएगा तो 2 उसका आंसर है। ठीक है, यस सर। 2 ही दिया है क्या D6 के फोर्थ का? यस सर। हाँ चलो उसके बाद पार्ट 2 का सेक्शन D1। यस सर। Yes, sir. There are 6 letters corresponding 6 envelopes. क्या है, E1, E2, E3 having odd value into odd envelopes and even value letters put into even envelope so that no letter go into the right envelopes, then number of arrangements। इसमें क्या है, दो ये था पहले, ये E1 के करस्पॉन्डिंग लेटर, L1 के करस्पॉन्डिंग E1 ऑड वाले अलग से कर लेते डील, E3 एंड L5 के करस्पॉन्डिंग E5 ऑड ऑड में जाने चाहिए, लेकिन कोई भी अपने करस्पॉन्डिंग इसमें नहीं जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे इन तीनों का रीअरेंजमेंट होगा। अब उसके बाद सेम चीज किसके लिए, ये E1 में जाना चाहिए, एक मिनट, L2 E2 में, L4 E4 में एंड L6 मतलब ये करस्पॉन्डिंग इन्वॉल्व है इनके। अब E1 में जाना चाहिए, लेकिन कोई भी अपने करस्पॉन्डिंग इसमें नहीं जाना चाहिए, मतलब इन तीनों का इन तीनों में रीअरेंजमेंट। फाइनली इन तीनों का प्रोडक्ट, क्योंकि हमें 6 के 6 का रीअरेंजमेंट चाहिए था, ये 2 into 2, फाइनल आंसर कितना 4। समझो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को, ऑड ऑड में जाने चाहिए, इवन में जाने चाहिए, और कोई भी अपने करस्पॉन्डिंग इसमें नहीं जाना चाहिए। तो हमने ऑड वाले को अलग किया, इवन वाले को अलग किया। अब यहाँ पे ऑड ऑड में जाना है, लेकिन कोई भी अपने करस्पॉन्डिंग इसमें नहीं जाना है, तो इन तीनों में रीअरेंजमेंट। एंड इवन में जाना है, लेकिन अपने करस्पॉन्डिंग इसमें नहीं जाना है, तो इन तीनों में रीअरेंजमेंट। ठीक है, D2 D3 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 में क्या है, इफ चॉकलेट्स of particular brand are identical, then number of ways in which we can choose 6 chocolates out of 8 different brands available in the market। तो ये देख लो यहाँ पे टोटल कितने चॉकलेट्स लेने हैं हमें, 6। किसमें से, 8 different brands। 8 डिफरेंट ब्रांड में से। 8 ब्रांड। ठीक है, 8 डिफरेंट ब्रांड में से हमें 6 चॉकलेट्स लेने हैं। मान लो ये पहले ब्रांड के चॉकलेट है, वो वहाँ पे नंबर नहीं दिया गया कितने, मतलब वो हमें इनफाइनाइट चॉकलेट्स ऐसे मान के चलना पड़ेगा पहले ब्रांड के। दूसरे ब्रांड के B2 वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, तीसरे के भी, चौथे 5 से 8, और उसमें से हमें 6 चॉकलेट सेलेक्ट करने हैं। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 चाहिए होगा इसमें। तो पहले ब्रांड में से 0 चॉकलेट्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या तो सारे के सारे 6 आ सकते हैं। ऐसे दूसरे में से, तीसरे में से होगा ऐसा कितनी बार, 8 बार। तो इसकी पावर में यहाँ पे 8, और इसका जब तुम सम लिखोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 7 का पावर, इसकी पावर में 8, एंड 1 माइनस एक्स की पावर में -8। इसमें हमें x की पावर 6 का कोएफिशिएंट, तो ये
8 + 6 - 1c 6 कितना आ जाएगा ये 13C6 36 13c6 यही दिया है ना वहां पे क्लियर है 8 डिफरेंट ब्रांड्स थे उसमें से हमें 6 चॉकलेट्स चाहिए तो पहले ब्रांड में से 0 आ सकता है 1 आ सकता है या तो 6 के 6 आ सकते हैं ऐसे दूसरे में से तीसरे में से ना 8वें में से भी हो सकता है तो इसकी पावर में 8 हाँ D3 को fictitious से भी कर सकते हो कैसे करेंगे ये देख लो fictitious से अगर करना है मान लो पहले ब्रांड में से x1 नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ रहे दूसरे में से x2 नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ रहे तीसरे में से x3 चौथे में से x4 एंड 8वें में से x8 नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ रहे हैं लेकिन टोटल चॉकलेट्स हमें कितने चाहिए 6 हमारे पास 8 ब्रांड्स थे तो हमने क्या किया पहले ब्रांड में से आने वाले नंबर ऑफ चॉकलेट्स को x1 ले लिया दूसरे में से आने वाले को x2 ऐसे 8वें में से आने वाले को x8 टोटल चॉकलेट चाहिए थे 6 तो इन सबका सम 6 होना चाहिए तो यहाँ पे ये भी कितना 13c7 अब 13c7 एंड 13c6 की वैल्यू सेम ही होती है NCR = NCN-R से ऐसे भी कर सकते हो ठीक है क्लियर है ये यस सर उससे नहीं कर सकते बेटा पवन क्योंकि हमें वो n+1 कब आएगा एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना मतलब उसमें 0 1 2 3 अप टू n तक जाएंगे यहाँ पे एग्जैक्टली 6 चाहिए हमें तो वो कंसेप्ट यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं बेटा सोचो ना खुद ही ठीक है यस सर फिर उसके बाद D4 D5 यस सर D5 आज होने वाला है कल हमने एक एप्लीकेशन देखा था fictitious का मतलब वो 7-11 लोग थे रो में बैठे हुए 3 चाहिए नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव वैसे ही और एक एप्लीकेशन है जो D5 उसी तरीके का क्वेश्चन है वो आज करेंगे हम लोग ठीक है उसी एप्लीकेशन के बेस ऊपर बेस पे Yes, sir. फिर उसके बाद पार्ट 3 सेक्शन D D1 यस सर यस यस D1 में क्या करो तुम लोग DN+2 ये है तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा n+2 फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन ऐसे कहाँ तक -1 की पावर n+2 अपॉन n+2 फैक्टोरियल यहाँ तक जाएंगे सेम इधर भी ये a इंटू ये n+1 फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल ऐसे कहाँ तक -1 की पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल एंड इसके लिए b इंटू n फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल जाएंगे कहाँ तक -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल तक ठीक है अब कंपैरिजन करेंगे आवाज आ रही ना अटक रही सर अब आ रही है Yes, sir. ठीक तो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करने जा रहे हैं हमने क्या किया जो dn+2 का फॉर्मूला था वो लिख लिया dn+1 का लिख लिया dn का लिख लिया
अब कंपैरिजन करने जाएंगे, तो कंपैरिजन करने जाएंगे तो इधर हमें, एक मिनट, कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये n+2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद -1 अपॉन ये n+2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर इसमें ये चीज देखनी है, a+b, दो कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने थे, कौन से थे वो, b/a का रेशियो चाहिए था ना। कंपैरिजन करना है, इसको अंदर लेके जाओगे और इधर इसको अंदर लेके जाओगे, इसको अंदर लेके जाओगे, क्या मिलेगा, ये तो चलो कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, चलो ये 2 फैक्टोरियल वाला कंपेयर कर लेते हैं। 2 फैक्टोरियल के ऊपर में कितना आ रहा है, ये n+2 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे 2 फैक्टोरियल के ऊपर में कितना आ रहा है, a इंटू n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे b इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये गया। तो यहाँ पे n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल a इंटू और b इंटू n फैक्टोरियल, ये बचा। हमें b/a चाहिए था, b/a, इससे करने पे तो कुछ नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे बीच में -1 की पावर n फैक्टोरियल, सर n+2 फैक्टोरियल को n+1 और n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। क्या क्या, n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल। नहीं ऐसा तो नहीं लिख सकते रे। एक मिनट, इसमें पहले वाले से कंपेयर करने पे कुछ मिलेगा या लास्ट से, n फैक्टोरियल चलो यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन n+1 फैक्टोरियल यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है। वहां से a मिलेगा, फिर b मिलेगा, ठीक है। ऐसे कंपेयर करो लास्ट वाले को। अगले पेज पे लिखता हूँ ये फॉर्मूला, फिर से यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो जा रहा है, छोटा करके लिखता हूँ इसको। पहले dn+2 का फॉर्मूला लिखा है, n+2 फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल, फाइनली -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस -1 की पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल एंड -1 की पावर n+2 अपॉन n+2 फैक्टोरियल आएगा। ये क्लियर है क्या, बताओ पहले dn+2 का फॉर्मूला। ऐसे ही उसके बाद जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो n+1 का, dn+1 का, वो 1 - 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस -1 की पावर n अपॉन n+1 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। एंड dn का फॉर्मूला तो ये n फैक्टोरियल -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक ही जा पाएंगे। तो कंपेयर करते हैं अब, n फैक्टोरियल के ऊपर जो चीजें आ रही है उनको कंपेयर करेंगे। तो n+2 फैक्टोरियल -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू n+1 फैक्टोरियल -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे b इंटू n फैक्टोरियल -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल आएगा। इसको जब सिंपली लिखेंगे कैंसल आउट वगैरह करके, जो भी कॉमन आ रहा है, तो n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू
और ये b इंटू एन फैक्टोरियल, ये बचेगा। ठीक है, ये फर्स्ट है। फिर उसके बाद n+1 फैक्टोरियल के ऊपर जो आएगा उसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे वो क्या आने वाला है, n+2 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल एन, ये -1 की पावर n+1। तो डायरेक्ट कंपेयर करके यहाँ पे इसके ऊपर आने वाले टर्म्स लिख रहे हैं हम n+1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे वो n+1 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे जब देखेंगे तो वो कितना आ रहा है, a इंटू n+1 फैक्टोरियल -1 की पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। और इधर तो वो है ही नहीं प्रेजेंट, तो कुछ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब कुछ आएगा नहीं यहाँ से, एक तरीके से बोला जाए। ये कैंसल आउट, तो यहाँ पे हमें मिलता है n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू a इंटू n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मिलेगा। तो यहाँ से a मिल जाएगा। a कितना मिलेगा बताओ? n+2 factorial by n plus 2 factorial upon n plus 1 फैक्टोरियल बाय n+1 फैक्टोरियल, मतलब a हमें मिलेगा n+2 मिलेगा। n plus 2। अब Yes, sir. उसको हम यहाँ पे पुट करके क्या निकाल लेंगे, b। ठीक है, तो b निकालने जाएंगे, n+2 मिल रहा है, b गड़बड़ हो जाएगी ना यहाँ पे, तो 0 ही आ रहा है। ये आवाज का क्या है दिक्कत आज? तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है आज इधर से। या तो फिर चलो एक आसान सा तरीका बता देता हूं इसको करने का। ये सब हटाओ, इसमें क्या करो तुम, सबसे पहले n की वैल्यू, n वहां पे नेचुरल नंबर बोला गया ना, तो n की वैल्यू 2 ले लो। तो ये कितना आ जाएगा, d4। सर क्या था, नहीं आता वैसा भी। तो सही, रुकना। ये यहाँ पे d3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, d2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर n की जगह पे ये कितना है बताओ, ये d4 कितना रहता है, 9। ये कितना रहता है, 2। 2a plus b और ये रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, 3। तो ये d5, यहाँ पे a इंटू कितना आ जाएगा, d4, b इंटू d3, तो ये 44, ये a 9 और ये कितना आ जाएगा, 9, और ये b इंटू कितना आ जाएगा, 2। 2b 2। ये आने वाला यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते एक दूसरे से। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 44/9, और इधर कितना आ जाएगा, a इंटू 9, 9 इंटू a प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a प्लस b। और हमें रेशियो किसका चाहिए था, b/a का। तो क्या करेंगे, यहां से और यहां से a को बाहर ले लेंगे। तो ये 9 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2b/a यानी यहाँ पे 2 प्लस b/a। ठीक है, ये आ जाएगा। इसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए t ले लेते हैं। तो ये 44/9 इज इक्वल टू 9 प्लस 2t अपॉन 2 प्लस t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 88 प्लस 2t, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 81 प्लस 18t, यही आएगा ना। ठीक है, तो ये रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे, Yes. ये कॉमन ले लिया, ये 44 9 बाय क्रॉस मल्टी, एक मिनट, ये 44 आ रहा है ना, 44। तो और ये 18, ये 81, ये 88,
ये 7 इज इक्वल टू, ये कितना बचता है यहाँ पे? 26. 26. 26. रेशियो अलग आ जाएगा ना, वहां पे 1 दिया होगा। 1 आ दोनों को क्योंकि इसमें ए एंड बी वेरिएबल है, ए एंड बी फिक्स नहीं है, ठीक है। ए एंड बी जो है हमारे एन के फंक्शंस है, तो मेन उसकी वजह से गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे हम ये इक्वेशन बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकते थे। दोनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा। यहाँ पे देख लेना, जो हम नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, वहां पे ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स रहते थे। ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स रहते थे, हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पता ए एंड बी की वैल्यू बता देते थे। लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। ये इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए एंड बी एन के फंक्शन से, मतलब जैसे ही एन चेंज होगा ए एंड बी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ए एंड बी चेंज होगा, मतलब एन चेंज होगा, सॉरी एन चेंज होगा तो ए एंड बी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 9 लाने के लिए ऐसे सोचो, फिर ये ध्यान रखना, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्लियर है क्या? यस क्योंकि ए एंड बी Yes, sir. यहाँ पे एन के फंक्शन है, ठीक है। वेरिएबल है एन बी, जो हम सॉल्व करते थे उसमें वो कांस्टेंट्स रहते थे, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उनकी वैल्यू बता देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एन के फंक्शन है, तो एन चेंज होगा तो ए एंड बी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ ए एंड बी की ऐसी कौन सी वैल्यू ले जिसके लिए 9 आता है। अलग तरीके से करते हैं इसको। ए की वैल्यू क्या, एक तो क्या ले सकते हैं, ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पे 3 एंड बी की वैल्यू 3, ये ले सकते हैं। 4 1 भी ले सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी ना। 4 5 तो नहीं ले सकते रे, 3 3 एक पॉसिबल है। और यहाँ पे अगर लेना है तो ए एंड बी की वैल्यू, ये कितना, ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू कितनी, 44 लाना है ना, 4। देखो आ जाता है, मतलब ए एंड बी का रेशियो 1, ए एंड बी सर का पहले रेशियो में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 5 भी ले, वही तो यही वो कंपेयर करके करना था, उससे बहुत इजीली दिख जाता है। जैसे हमारा वो n आया था ना n+2, वैसे ही b आ जाता है, वैसे ही क्या आ जाता है, b। और फिर दोनों का रेशियो हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, ठीक है। तो एक बार उससे ट्राई करके देख लेना घर पे, कंपेयर करके। a तुम्हें n का फंक्शन मिलेगा, वैसे ही b भी तुम्हें n का फंक्शन मिलेगा, ठीक है। Yes, sir. और ध्यान रखना, ये अब साइमल्टेनियसली सॉल्व क्यों नहीं किए कर पाए हम लोग, यहाँ पे वो रेशियो डिवाइड कर रहे और थे, भी इसका इनका मतलब वो साइमल्टेनियसली सॉल्व ही कर रहे थे एक तरीके से। वो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए एंड बी जो है एन के फंक्शन से। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ नितिन बेटा, 4 and 1 भी यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, लेकिन 3 3 ही होगा जिसके लिए 9 आ रहा है। इसके लिए वजह से मैंने बोला तुम इसको कंपेयर करके करो। जैसे अभी वो हटा दिया शायद मैंने, तो इतना ही बचा हुआ है। लास्ट वाले पार्ट्स को कंपेयर करो, एन फैक्टर के ऊपर आने वाली चीजें, एन फैक्टोरियल के ऊपर, n+1 फैक्टोरियल के ऊपर आने वाले, उनको कंपेयर करो, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद D2 एक बार ट्राई करके देखना, नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में वो बोर्ड पे करूंगा। तो ये यहाँ पे जगह कम पड़ रही कंपेयर वो दिखाने के लिए, तो उधर बोर्ड पे दिखा दूंगा, ठीक है। D2
D3 Yes, sir. number of ways in which 3 persons throw a normal die to have total score 11। ठीक है, तो ये देख लो पहले डाइस के ऊपर क्या क्या आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है 6. ना। दूसरे डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 एंड तीसरे के ऊपर 1 से लेके 6, लेकिन हमें टोटल कितना चाहिए 11। तो मान लो पहले डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 आ सकता है, ठीक है, D1 के ऊपर, D2 के ऊपर भी वही, D3 के ऊपर भी वही। तो हम यहाँ पे इसको कैसे रीड करेंगे, हमारे पास ये D1 में 6 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, D2 में 6 ऑब्जेक्ट्स एंड D3 में 6 ऑब्जेक्ट्स, इसमें से हमें कितने चाहिए 11। तो ये देख लो, या तो ऐसे मत रीड करो, सिंपली अपना नॉर्मल जैसे मैं अभी बता रहा हूं। पहले डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक आ सकता है, दूसरे के ऊपर भी 1 से लेके 6 तक, तीसरे के ऊपर भी 1 से लेके 6 तक, तो उसमें से हमें टोटल कितना चाहिए 11। तो पहले डाइस के ऊपर से हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, या तो 6, ऐसे दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तो इसका क्यूब, तो यहाँ से x क्यूब बाहर, जो सम है 1 माइनस एक्स की पावर 6 का क्यूब, एक्स क्यूब ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। हमें x की पावर 8 चाहिए होगा बचे हुए में, तो उसके अकॉर्डिंगली केसेस बना लेना यहाँ पे, ठीक। सर ये कौन सा बता रहे हो? हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो अभी? ये D3, मतलब इसमें देखो ये था, मान लो पहले डाइस के ऊपर x1 नंबर आ रहा है, दूसरे डाइस के ऊपर x2 आ रहा है, तीसरे डाइस के ऊपर x3 आ रहा है, तो टोटल सम हमें कितना चाहिए था 11, ठीक है। अब पहले डाइस के ऊपर नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक आ सकते हैं, 1 से लेके 6 तक, दूसरे के ऊपर भी वही एंड तीसरे के ऊपर भी वही, तो हम इसमें डायरेक्टली फिक्टिशियस वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं क्या? नो सर। अपर लिमिट 6 11 से कम है, तो इसमें हमने कैसे अप्रोच किया इसको, मल्टीनोमियल से, ठीक है। D4, यस सर। D4 में क्या है, पर्सन हैज 4 डिस्टिंक्ट रेगुलर टेट्राहेड्रन डाइस, नंबर प्रिंटेड ऑन 4 फेसेस ऑफ डाइस आर, ये नंबर से उसके ऊपर प्रिंट किए हुआ है, ठीक है। पर्सन थ्रो ऑल द 4 डाइस, find the number of ways of getting sum of numbers appearing on the bottom face of dice is equal to 0। तो टेट्राहेड्रन डाइस है, तो उसमें कितने फेसेस होते हैं बताओ? 4। 4, 4। ठीक है। तो 4 फेसेस के ऊपर ये 4 नंबर है, और जो बॉटम फेस है, ठीक है, जो बॉटम फेस, ऐसे 4 डाइस है हमारे पास, उनको हमने थ्रो किया, तो बॉटम फेस के ऊपर जो नंबर आ रहा है उनका सम कितना होना चाहिए 0, ठीक है। अब मान लेते हैं ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है, ये डाइस 3, या तो अभी रहने दो इसको, पहले तो सम 0 आने के लिए क्या क्या वहां पे बॉटम फेस पे क्या क्या आना चाहिए ये बताओ, सम 0 अगर आना है तो 3 minus 3, 1 minus यही बस एक पॉसिबिलिटी है क्या? -1 -1 1 1 क्या क्या -1 -1 1 1 पॉसिबिलिटी, और क्या है बताओ? -3 1 1 1 और बताओ, ये भी तो हो सकती है ना, 3 3 -3 -3, ये भी तो नंबर आ सकते हैं बॉटम फेस पे, सम देख लो कितना आ रहा है 0, यस। ठीक है। ये पहली पॉसिबिलिटी है, ये दूसरी है,
तीसरी और बताओ। -3 -1 1 1 1 -3 और कौन सी आएगी? -1 -1 3 और कोई पॉसिबिलिटी वहां पे? और कोई पॉसिबिलिटी बताओ। तो देख लो अब वो डाइस ले लेते हैं D1 D2 D3 D4। उनके बॉटम फेस पे ये 4 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सम हमें 0 मिलेगा। अब इन 4 नंबर्स की इन 4 डाइसेस में अरेंजमेंट भी तो होगी ना, मतलब ये तो एक पॉसिबिलिटी है 1 -1 3 -3। मतलब क्या यहाँ पे क्या है, D1 के बॉटम फेस पे 1 आ रहा है, D2 के इसमें -1, D3 में 3 एंड D4 में -3। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे -1 आ जाए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3। ये भी हो सकता है यहाँ पे -1 1, यहाँ पे -3 एंड 3। मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, इन 4 नंबर्स का इन 4 जो डाइसेस है उनके बॉटम फेस पे अरेंजमेंट हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हमने क्या ढूंढ लिया पहले, तो सम 0 कैसे आ Yes, सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब ये 4 नंबर्स बॉटम फेस पे आ रहे हैं 4 डाइसेस के, तो इस तरीके से भी आ सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकते हैं, इस और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मतलब क्या है, इन 4 नंबर्स का इन 4 डाइसेस के बॉटम फेस पे अरेंजमेंट तो कितने तरीके से होगा, तो 4 फैक्टोरियल बाय, ठीक है 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों के चारों नंबर डिस्टिंक्ट है। अब इन चारों का यहाँ पे अरेंजमेंट होगा तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसमें 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये देख लो, ये 24, ये 4 और ये 4, 10 कितना 44 आंसर है इसका। आ रहा है क्या 44 ही? Yes. ठीक है, थोड़ा अलग था ये क्वेश्चन। तो ये सेक्शन डी अपना डिस्कस हो चुका है। इसमें एक बार वो D1 तुम लोग कंपैरिजन वाला जो मैं पहले बता रहा था, dn+2 का फॉर्मूला लिखो, dn+1 का लिखो एंड dn का, एंड कंपैरिजन करके उसको डील करो, ठीक है। तो एक बार वो ट्राई कर लेना, Yes. वरना नेक्स्ट लेक्चर में। यस सर। तो और कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 1 सेक्शन ई। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ई। और एक बार तुम लोग क्लास नोट्स अच्छे से, उसके क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना है ना, कौन से क्वेश्चन में क्या करने जानते, क्या करना है, कब ये वाला कंसेप्ट लगाना है वो समझना, कहीं पे भी कुछ भी मत लगा देना, ठीक है। कैसी लैंग्वेज रहती तो क्या करना है, ये एक बार समझ लेना, क्लास नोट्स अच्छे से देख लेना, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था बताओ? Root 2 natural numbers. क्लियर था वो? Yes, sir. चलो अभी ये जो Yes, है sir. एक Yes. क्वेश्चन मैंने बोला था ना, फिक्टिशियस का एक एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। मैं ये x1 x2 x3 इज इक्वल टू 30, इसमें क्या है, फाइंड फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस,
सेकेंड में नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे इसमें दो कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है। एक तो डिवाइजर वाला कंसेप्ट, नंबर ऑफ डिवाइजर्स वाला, एंड एक फिक्टिशियस। दो कंसेप्ट का ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। कैसे है तो देख लो। सबसे पहले हम नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ये x1 x2 x3 तीनों का प्रोडक्ट 30 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। x1 x2 x3 प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा तो वो आ जाता है 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो x1 नंबर होगा इसको भी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो उसमें 2, 3, 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर्स आ सकते हैं क्या? नो नहीं। अब उसमें 2 की पावर अल्फा 1 ले लेते हैं। ठीक है, फिर 3 की पावर बीटा 1 एंड 5 की पावर गामा 1 आ रही है। मतलब प्राइम तो 2, 3, 5 के अलावा और कोई नहीं आएंगे। अब उनकी पावर अलग अलग हो सकती है, मतलब 0 आ सकती है या 1 आ सकती है 2 की पावर, ऐसे 3 की पावर एंड 5 की पावर। फिर x2, इसमें भी 2, 3, 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। पावर इनकी वैरी हो सकती है तो उनको हमने अल्फा 2, बीटा 2 एंड गामा 2 ले लिया। एंड ऐसे x3, तो 2 की पावर अल्फा 2। ठीक है, अब इन तीनों का प्रोडक्ट ही तो ये है, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर में एंड 5 की पावर में इज इक्वल टू 2, 3, 5। तो अब कंपेयर करते तो ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 हमें कितना मिल रहा है? 1। ऐसे ही बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 कितना मिल रहा है? 1। एंड गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 भी मिल रहा है 1। अब यहाँ पे ये अल्फा 1 0 1 हो सकता है, ऐसे अल्फा 2 अल्फा 3। मतलब इस इक्वेशन के हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, ऐसे ही सिमिलरली इसके, ऐसे ही इसके, और इन तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए ना, तो तीनों का प्रोडक्ट। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3c2, ये भी 3c2, ये भी 3c2, दैट इज 333। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार, तो 27 इसका आंसर। कैसे करना है? पहले तीनों का प्रोडक्ट जिस भी प्राइम, जिसके भी इक्वल गिवन था उस नंबर को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट किया। अब जो x1 x2 x3 है उनको भी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर ही आएंगे। पावर उनकी अलग अलग हो सकती है, वो अभी हम नहीं बता सकते डायरेक्टली, तो उसको हमने अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 ले लिया। ऐसे इधर अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 एंड अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3, 3 3 कर लेना। ठीक है, अब इन तीनों का प्रोडक्ट ही तो ये है, तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पे ये 2 की पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर एंड 5 की पावर, ये मिला। अब जब कंपेयर करते हैं तो ये जो 2 की पावर है 1 के इक्वल होनी चाहिए, 3 की पावर भी एंड 5 की पावर भी 1 के इक्वल, तो इक्वल का इक्वेट कर दिया उनको। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इसके भी एंड इसके भी, तो वो फॉर्मूला लगा के हमने इन तीनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो 27 आंसर है। क्लियर? Yes. देखो sir. इसको। Yes, sir.
सर एक सेकंड पहली स्लाइड। जल्दी से लिख, क्वेश्चन ही तो था ये। क्वेश्चन भी तुम लोग बोलते समय नहीं लिख सकते वगैरह। क्या है यहाँ पे, 0 से बड़ी वाली मतलब सर अल्फा बीटा और गामा तीनों 0 से बड़े ही होंगे ना? हाँ 0 या 0 से बड़े होंगे, तो इसकी वजह से डायरेक्टली वो फॉर्मूला हम लगा पाए n+k-1 ck-1। फिर इंटीग्रल वाला बताओ, ये तो नेचुरल वाला था, इंटीग्रल वाला सोच समझ के बताओ। यहाँ पे नहीं हो सकते ना रे, प्राइम फैक्टराइजेशन में ये अल्फा बीटा गामा निगेटिव कैसे हो सकते हैं? लिख लिया? यस सर। यस सर। ये था जब तीनों नेचुरल नंबर थे, अब तीनों जब इंटीग्रल होंगे तो थोड़ा सोच समझ के बताओ, तीनों का प्रोडक्ट 20 कितना आना है, 30, और इंटीग्रल बोला गया, इंटीग्रल सॉल्यूशन। नेचुरल मतलब तीनों के तीनों कैसे पॉजिटिव, तीनों के तीनों पॉजिटिव, एंड इंटीग्रल मतलब निगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये बताओ इन तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना है, एक तो उसमें पॉसिबिलिटी आएगी तीनों के तीनों पॉजिटिव, और कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है? दो निगेटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव दो एक निगेटिव एक दो पॉजिटिव एक निगेटिव, प्रोडक्ट तो निगेटिव आएगा ना रे, और प्रोडक्ट तो हमें Yes, sir. पॉजिटिव चाहिए, तो दो निगेटिव एक पॉजिटिव बोलो, ठीक है? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? Yes. No, sir. अब जब तीनों पॉजिटिव थे उसका आंसर क्या आ रहा है? 27। 27। मतलब क्या कर लेते हैं, 27। हमारे पास जो तीन नंबर है वो तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो उन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, उसका आंसर कितना है? 27। फिर ऐसे यहाँ पे एक ही पॉजिटिव है, बाकी बचे हुए दोनों निगेटिव, और हर एक केस का आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 20। मान लो मतलब ये है कि x1 को हमने निगेटिव लिया, x2 को हमने निगेटिव लिया, एंड x3 को हमने पॉजिटिव लिया, ठीक है? अब इसको सेटिस्फाई करने वाले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 27, ठीक है? फिर ऐसे ही x1 निगेटिव, x3 निगेटिव, x2 पॉजिटिव, उसको सेटिस्फाई करने वाले 27, एंड ये दोनों निगेटिव और x1 पॉजिटिव, उसको सेटिस्फाई करने वाले 27। मतलब हमने पहले जो भी एक पॉजिटिव था उसको सेलेक्ट कर लिया, बाकी बचे हुए दोनों पॉजिटिव, एंड हर एक केस का आंसर 27 है, तो इंटू 27, तो फाइनल आंसर यहाँ पे 27 + 3 × 27
दैट इज कितना आएगा 108. 108. 108. ठीक है, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव की 3 केसेस बनते हैं। कौन से? ये दोनों निगेटिव ये पॉजिटिव, या तो ये पॉजिटिव ये दोनों निगेटिव, या ये पॉजिटिव ये दोनों निगेटिव। तो हमने क्या कर लिया, कोई एक नंबर पॉजिटिव है उस नंबर को सेलेक्ट कर लिया। तो वो जब हम सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप जितने भी केसेस बनने वाले हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो 3 केसेस बनने वाले थे, देखो 3C1 तरीके से 3 केसेस, और हर एक केस का आंसर क्या है 27। क्लियर है इंटीग्रल वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन अब। XYZW इनका प्रोडक्ट है। फाइन फाइन फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस, सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। आ रहा है क्या? Yes. Sir, 1 minute. पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया ना इसका? Yes, sir. Yes, sir. क्या आता है बताओ? 5 into 3 square into 5 2 cube. square into 3 square into 2 cube. यही आ रहा है सभी लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. 5 2 cube into 3 square into 5 Into 7 square. Into 7 square, sir. ओके, Yes, sir. हाँ ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे?
तो हो गया, इधर वाले नंबर को हमने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। अब सर वो अल्फा 1 अल्फा 2 पावर्स के फॉर्म में इक्वेट मतलब करें। वही x को भी प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, y को भी, z को भी एंड w को भी। एंड x को जब लिखोगे तो उसमें कितने प्राइम नंबर्स आएंगे? 4, 2, 3, 5, 7। उनकी पावर क्या होगी वो अभी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उसको अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1 एंड डेल्टा 1 ले लिया। y में उनको अल्फा 2, बीटा 2, गामा 2, डेल्टा 2। z में अल्फा 3, बीटा 3, गामा 3, डेल्टा 3 एंड w में अल्फा 4, गामा 4, बीटा 4, डेल्टा 4। फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 6C3 into 5C3 into 4C3 into 5C3। तो आंसर क्या आता है? और मल्टीप्लाई करके बताओ। मतलब यहाँ पे जब तुम x को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2 की पावर अल्फा 1, सेवन की पावर डेल्टा 1। ऐसे ही y आएगा, इसमें नहीं, ये 2 to 2 होगा, z में 3 एंड w में 4 होगा, है ना, 4, 4, 4। तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर कितनी आएगी बताओ? सर 8000। हाँ 8000 आंसर है। कितने लोगों का आ रहा है? ऐसे ये सब चलो ठीक है, लिख तो रहे हम लोग। एंड 7 की पावर इज इक्वल टू 8000 सर। हाँ 8000 आंसर है। ये यहाँ पे 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर जब करेंगे फिर उसके बाद ये गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 प्लस गामा 4, ये 1 एंड डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4, ये 2। अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो 3 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, इसके 2 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, और इसके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे? 6C3, ये भी, ये कितना है? 5C3, ये 4C3 और ये 5C3। अब 6C3 की वैल्यू होती है 20, 5C3 की वैल्यू होती है 10 और ये 4C3 की होती है 4। तो ये 8000 आंसर है इसका। ठीक है सर इसका 64000। हाँ सही है। यस सर 64 इंटीग्रल का ये तो चलो पहले का हो गया, जिसमें हमें नेचुरल सॉल्यूशन चाहिए थे। अगर प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली ये लिखना पड़े, यहीं से शुरुआत करनी होती है डायरेक्टली। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसको लिखा। अब यहाँ पे 4 नंबर है और हर एक को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आएगा। उन चारों का सम डायरेक्टली किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के इक्वल। डायरेक्टली उसको 3 करके इक्वेट कर 3 के साथ इक्वेट करके लिख सकते हो। ऐसे ही इन चारों का सम 2, इन चारों का 1 एंड इन चारों का 2। फिर उनके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस तो 8000। अब इंटीग्रल वाले में क्या हो जाएगा? चारों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो चारों पॉजिटिव। फिर उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव।
या चारों के चारों निगेटिव? तो अगर चारों पॉजिटिव है तो वो चारों नंबर्स पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव वाले नंबर है उनको हमने ले लिया, ठीक है। अब उस केस का आंसर कितना है? जब चारों पॉजिटिव है तो 8000। फिर जब दो पॉजिटिव दो निगेटिव, तो वो टोटल नंबर ऑफ केसेस पहले कितने बनते हैं वो देख लेते हैं। तो दो नंबर पॉजिटिव है तो जो भी पॉजिटिव नंबर है उनको हमने ले लिया, बाकी बचे हुए दो निगेटिव रहेंगे। तो इतने केसेस बनते हैं जिसमें दो पॉजिटिव दो निगेटिव है, एंड हर एक केस का आंसर कितना है? 8000। एंड चारों निगेटिव, तो जो भी चारों नंबर्स निगेटिव है वो चारों के चारों नंबर्स हमने ले लिया, तो इतने केसेस बनेंगे, ठीक है। चारों जब पॉजिटिव है तो इतने केसेस, और हर एक केस का आंसर कितना? 8000 यहाँ पे भी। तो फाइनल आंसर ये 8000, ये 4C2 मतलब कितना होता है? 6 इंटू 8000 प्लस ये 8000, तो फाइनल आंसर यहाँ पे 64,000 है। क्लियर? यस सर। 0 4C4 एक ही वैल्यू है ना? यस सर। ये एक तरीके से सिलेक्शन करते हैं, मतलब हम कितने केसेस आते हैं वो ढूंढते हैं। तो चारों पॉजिटिव, तो वो जो भी चारों नंबर्स पॉजिटिव थे उनको हमने सेलेक्ट कर लिया, तो एक ही केस बनती है, और उस केस का आंसर क्या है? 8000। फिर यहाँ पे दो पॉजिटिव दो निगेटिव, तो 6 केसेस बनते हैं, एंड हर एक केस का आंसर कितना है? 8000। एंड चारों निगेटिव, तो वो चारों नंबर हमने ले लिया, तो एक ही केस बनती है, एंड उस केस का आंसर भी 8000। तो 64,000 आंसर रहेगा, ठीक है। यस सर। अरे रुक बेटा नचिकेत, ये क्लियर है क्या पहले बता? यस सर। ठीक है, तुम्हें आगे का पढ़ा हुआ रहता, मेन जो कंसेप्ट चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो ना तुम। सर इसके पहले वाली हो गया? हो गए थे। ठीक है, एक और अब ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद पीएनसी खत्म। ग्रिड बना लो एक, ये वाली जो सामने दिख रही है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे एक कीड़ा है ए पॉइंट पे, उसको बी पे पहुंचना है, ठीक है। पहले ग्रिड बना लो। बना ली?
Yes, sir. Yes, sir. तो इसके नीचे लिखो insect insect is at point A and it has to reach at point B at point B then find the number of ways then find the number of ways. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. हाँ सर. अब आ रही है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करो. क्वेश्चन रिपीट Question कीजिए ये सर. है insect is at point A and it has to reach point B, then find the number of ways. Then find the number of ways. और ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना insect can move only in upward or only in upward direction or right direction. या तो वो ऊपर मूव करेगा या राइट डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, ए से बी तक पहुंचना है, वो सिर्फ ऊपर ट्रैवल कर सकता है या तो फिर राइट डायरेक्शन में. सर आपकी वॉइस. क्वेश्चन लिख लिया है ना? यस सर. तो फिर सॉल्व करो. Yes, sir. हमने क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व करो, जल्दी करो. चलो देखो यहाँ पे कैसे अप्रोच करेंगे इसको. अब इंसेक्ट ट्रैवल कर रहा है, कैसे मूव कर सकता है बताओ वो? Upward and right. अपवर्ड एंड राइट डायरेक्शन में मूव कर सकता है. तो हम एक ऐसी कोई पाथ ढूंढ लेते हैं, ठीक है, जिसमें वो ए से बी पहुंच रहा है या तो अपवर्ड जाके या राइटवर्ड जाके. तो ये वाला एक दिख रहा है हमें पाथ, जिसमें पहले वो तरीके से मूव करे, बाद में ये. ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है, बोलो. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर. Yes, sir. yes sir. Yes, sir. ठीक है, फिर इस तरीके का भी पाथ हो सकता है. हो सकता है इसमें भी देखो वो अपवर्ड मूव कर रहा है एंड राइटवर्ड मूव कर रहा है. ठीक है, इसमें भी देखो, बस इसमें क्या हुआ है, रेड वाले में पहले उसने मान लेते ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है. ठीक है, ये वाली
फिर उसके बाद ये दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। तो पहले 6 के 6 स्टेप्स उसने हॉरिजॉन्टल मतलब राइट डायरेक्शन में ट्रेवल किया। बाद में अपवर्ड जाने के लिए कितने स्टेप्स है, उसको इसको एक स्टेप मान लेते हैं, ये वाली एक स्टेप, ये वाली, ये वाली एंड ये वाली। तो अपवर्ड डायरेक्शन में बाद में 5 स्टेप्स उसने ट्रेवल किया। तो पहले हॉरिजॉन्टल में 6, देन अपवर्ड में 5, तो वो बी तक पहुंच गया। अब इस येलो वाले को देखो क्या हुआ कि पहली स्टेप उसने वर्टिकल ट्रेवल किया अपवर्ड डायरेक्शन में, देन उसके बाद 5 स्टेप वो हॉरिजॉन्टल गया राइट डायरेक्शन में, देन 4 स्टेप वो वर्टिकल गया एंड फाइनली वो अगेन हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में गया। इस तरीके से भी वो बी पे पहुंच सकता है। ठीक है, इस ब्लू वाले में क्या हुआ कि पहले वो पांचों के पांचों स्टेप अपवर्ड गया, देन 6 स्टेप हॉरिजॉन्टल गया। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हम पाथ्स को देखते हैं ए टू बी पहुंचने के लिए, उसमें कितने वर्टिकल स्टेप्स है? 5. उसमें 5 वर्टिकल स्टेप्स है। 5. ठीक है, उसमें 5 वर्टिकल स्टेप्स है एंड 6 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स है। ठीक है, 5 वर्टिकल एंड 6 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स है। ठीक है, अब पहले स्टेप में पहले पाथ में क्या हुआ, 6 के 6 हॉरिजॉन्टल थे, देन 5 वर्टिकल। फिर एक पाथ हमें ऐसी दिख रही जिसमें 1 वर्टिकल 5 हॉरिजॉन्टल, देन 4 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, फिर 5 वर्टिकल 6 हॉरिजॉन्टल। तो एक तरीके से इनकी आपस में अरेंजमेंट हो रही है क्या, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले 6 के 6 कैसे Yes, sir. हॉरिजॉन्टल, देन 5 वर्टिकल, फिर 1 वर्टिकल 5 हॉरिजॉन्टल, फिर 4 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, ये भी हो सकता है, फिर 5 वर्टिकल 6 हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेप्स की आपस में अरेंजमेंट जितने तरीके से भी होगी उतने पाथ्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल स्टेप्स कितने हैं, 11। अब उसमें से 6 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स है, तो ये 6 के 6 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हमें आइडेंटिकल काउंट करने होंगे एंड 5 वर्टिकल स्टेप्स भी आइडेंटिकल। तो इतने पाथ से वो इतने तरीके से वो ए टू बी पहुंच सकता है। तो बस सिंपली क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेप्स ढूंढ लेना है कि कितने उसको ट्रैवल करने पड़ेंगे। तो उसको नंबर ऑफ स्टेप्स 11 ट्रैवल करने पड़ेंगे, उसमें से 6 हॉरिजॉन्टल है, 5 वर्टिकल है। ठीक है, तो 11 फैक्टोरियल। तो जो 6 हॉरिजॉन्टल थे वो आइडेंटिकल, 5 वर्टिकल थे वो आइडेंटिकल। तो ये आंसर उसका रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेप्स निकाल लेंगे, टोटल स्टेप्स उन दोनों का सम आएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल 5 हॉरिजॉन्टल 6, टोटल 11 स्टेप्स, तो 11 फैक्टोरियल। उसमें से वर्टिकल वाले आइडेंटिकल तो 5 फैक्टोरियल एंड हॉरिजॉन्टल वाले आइडेंटिकल तो डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो इतने नंबर ऑफ पाथ्स आएंगे ए टू बी पहुंचने के लिए। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन शुरू कर देंगे और वो डिस्कशन कर लेंगे। अरे ये सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रे, ये अलग चीज बता रहा हूं मैं। यहाँ पे तुम सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो यहाँ पे। चलो एक सेक्शन ई में क्वेश्चन है, उस टाइम पे फिर से बता दूंगा इसको। आज के लिए इतना ही है।